Hello friends, my name is Deepak Kaldhone and you are welcome to our channel ForensicSearch. Friends, आज के इस वीडियो में हम इग्नू का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड उस टॉपिक का नेम है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जो सब टॉपिक है दैट इज ट्रेनिंग, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इग्नू का असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है उसमें जो सेक्शन बी है उसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस दिया गया है, तो उसमें ट्रेनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसमें पहला पॉइंट है दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद रोल ऑफ ट्रेनिंग, देन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है। सो द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट हैबिट्स ऑफ थॉट एंड एक्शन and development of necessary skills, knowledge and attitudes in the employees is known as training. Means training को क्या बोलते हैं हम कि the process of implementing means एक particular जो employees होंगे उसमें हमें habit of thought and action इस process को implement करना है, and development of necessary skills, knowledge and attitudes in the employees मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कोई गोल होगा उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज को स्किल प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना एंड उनके भीतर एक एटीट्यूड को निर्माण करना, ये जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को ट्रेनिंग बोला जाता है। बेसिकली ट्रेनिंग क्रिएट्स अवेलेबल पर्सनल फंक्शनली मोर यूजफुल एंड प्रोफेशनली मोर पर्पजफुल फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। हम ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जो भी प्रेजेंट पर्सन्स है या एम्प्लॉयज है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन एम्प्लॉयज को एक प्रोफेशनली मोर पावरफुल, यूजफुल एंड पर्पसफुल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने के लिए हम उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। देन गुड ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने देखा था कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें एक कैपिटल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये टू टाइप ऑफ रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमने जो ह्यूमन रिसोर्सेस है दैट मीन जो मैन पावर है, एम्प्लॉयज है, उनको अगर गुड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि अगर गुड ट्रेनिंग दिया तो एम्प्लॉय एकदम पावरफुल और एकदम यूजफुल बन के उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोई फंक्शन होगा, रोल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको वो एकदम अच्छी तरह से अचीव करने में हेल्प करते हैं। दैट्स व्हाई गुड ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द ह्यूमन पोटेंशियल एंड इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ पर्सनल। ट्रेनिंग अगर हम अच्छा प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, उनके अंदर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को वो इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा, एज वेल एज जो इफिशिएंसी होगी उस एम्प्लॉयज के बीच में वो इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू प्रॉपर ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग दिया तो अब खत्म हो गया, तो ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट्स व्हाई it is imparted to newly recruits as well as to those who are already in service. ट्रेनिंग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक एम्प्लॉयज के स्किल को, नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हमें उसको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देना पड़ता है। दैट्स व्हाई एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो न्यूली रिक्रूट्स आते हैं उनको भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, एज वेल एज जो ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे उस लोगों को भी, उन लोगों को भी 1-2-3 साल जाने के बाद या फिर कुछ नया स्किल एक्वायर करने के लिए उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। देन हम देखेंगे कि रोल ऑफ ट्रेनिंग, क्यों हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, क्यों ये आपके सिलेबस में पार्ट रखा होगा ट्रेनिंग का, क्या उसका एम है ट्रेनिंग का, तो उसको हम देखेंगे।
The ultimate goal of training is to make employees more effective in their present and future tasks. इस पीपीटी में या इस प्रेजेंटेशन में हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको एक अलग कलर से हाईलाइट किया गया है, तो ये वर्ड उस सेंटेंस में या उस पॉइंट में इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है, क्या गोल है, तो जो एम्प्लॉयज है उनको मोर इफेक्टिव बनाना है। किसमें, जो उनका प्रेजेंट और फ्यूचर का टास्क होगा, वर्क होगा, उस वर्क में उनको मोर इफेक्टिव बनाना है, इसलिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। एज वेल एज ट्रेनिंग एज अ बेसिक इनपुट फॉर परफॉर्मेंस। तो trained employees are the main source for achieving the various goals and objectives of the organization. अभी अभी हमने देखा था trained employees are the main source for achieving the various goals. अगर हमारे पास जो एम्प्लॉयज है, जो मैन पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अगर हमने प्रॉपरली ट्रेन किया तो वो हमारा मेन रिसोर्स होता है एंड वो उस कंपनी का एक गुड इन्वेस्टमेंट होता है, because they can achieve or fulfill the goals and objectives of any organization efficiently. इसलिए ये ट्रेनिंग एक बेसिक इनपुट होता है for the performance of that employees. Then next role है training as an aid to attitudinal change. That means training develops the right work ethics and concern for the citizens. दैट मीन्स एक पर्सन का जो एटीट्यूड चेंज करना है, उसका एटीट्यूड हमें वर्क के तरफ अगर मोड़ना है तो उस पर्सन को हम अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देते हैं। दैट्स व्हाई दिस ट्रेनिंग डेवलप्स द राइट वर्क एथिक्स इन दैट एम्प्लॉयज एंड इट इज कंसर्न फॉर द सिटीजन्स। दैट मीन्स हम उस पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसका एक एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं और उस एटीट्यूड को कंपनी का गोल या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए यूज करके ले सकते हैं। Then next one is it enables a person to appreciate a system approach towards the work and thereby motivates them to cooperate with others in the performance of work. यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर उनका एटीट्यूड चेंज हो गया तो उस पर्सन को हम एक अप्रिशिएट सिस्टम अप्रोच दे देंगे। किस तरफ, टुवर्ड्स द वर्क एंड देयरबाय मोटिवेट्स देम। उनका एटीट्यूड चेंज करके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है एंड उससे क्या होगा, तो उस एम्प्लॉयज का एक टीम वर्क में काम करने का एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली जो सारे एम्प्लॉयज है उन सारे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। द नेक्स्ट वन इज proper training increases the knowledge and skills of employees for doing a particular job efficiently. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें ट्रेनिंग देने का एक ही एम है, एक ही मकसद है, दैट इज उनका जो नॉलेज एंड स्किल है उनको इंप्रूव करना है, उसको इंक्रीज करना है। अगर वो इंप्रूव हो गया, वो इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक पर्टिकुलर जॉब होगा या पर्टिकुलर वर्क होगा वो इफिशिएंटली, स्किलफुली उस वर्कर के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का एज वेल एज उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा एंड वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहता है, इसलिए हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रेनिंग डेवलप्स द पर्सनालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज necessary for job requirement and thus increase the productivity, organizational effectiveness and efficiency. अभी हमने देखा कि क्या करता है कि यह ट्रेनिंग उस पर्सन का पर्सनालिटी डेवलप कर देता है, उसके स्किल को, नॉलेज को डेवलप कर देता है। दैट्स व्हाई ये स्किल होगा, पर्सनालिटी होगा, नॉलेज होगा, वो उस जॉब प्रोफाइल के लिए नेसेसरी होता है। अगर वो पर्सनालिटी डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दैट मीन्स वो एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क करेगी एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का एंड उस एम्प्लॉय का इफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई हमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग हैज अ very important role
of not only providing knowledge for personal development and work skills but also changing their attitudes and values. तो ट्रेनिंग क्या करता है, उस पर्सन का जो भी कितना उस पर्सन का और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सारा स्टाफ होगा उनका नॉलेज इंक्रीज करेगा, एज वेल एज उनके जो वर्क रिलेटेड स्किल्स होंगे उनको भी इंक्रीज करेगा, and ultimately that will change the attitudes and values of that employees to that particular organization. So इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज को या उस मैन पावर को ट्रेनिंग देना पड़ता है. सो इतना सारा हो गया आपका द रोल ऑफ ट्रेनिंग और एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं ट्रेनिंग के. Some important types of training are as follows. तो कौन कौन से टाइप्स है उसमें फर्स्ट वन है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग. The next one is short term and long term training. The next one is pre-entry and post-entry training. The next one is centralized and departmental training. And the next one is skill training and background training. And last one is orientation training. तो इतने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के टाइप हो सकते हैं, तो उसको हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से ट्रेनिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है. तो पहला टाइप देखते हैं हम फॉर्मल ट्रेनिंग. तो फॉर्मल ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है. फॉर्मल ट्रेनिंग इंश्योर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इन द पर्सनल थ्रू वेल डिफाइंड कोर्सेज. तो फॉर्मल ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को इंक्रीज करना है थ्रू वेल डिफाइंड कोर्सेज. तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक वेल डिफाइंड कोर्सेज होते हैं, वो कोर्स फुलफिल करके उस एम्प्लॉय का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है. तो उसके एग्जांपल हम बोल सकते हैं प्री एंट्री ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग. ये सारे एग्जांपल्स है आपके फॉर्मल ट्रेनिंग के. देन नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नेक्स्ट टाइप इज इनफॉर्मल ट्रेनिंग. तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है. Informal training is training by doing the work and learning from mistakes. तो एक्चुअली वो एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, काम करते करते वो जो लर्न करेगा उस लर्निंग को बोला जाता है इनफॉर्मल ट्रेनिंग. So it is a training by experience which an employee acquires during the course of his actual routine work in his organization. दैट मीन्स एक्चुअल वर्क जो कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करता है, तो उस वर्क को करते करते उस एक्सपीरियंस को एक्वायर करते करते या उस वर्क में से अगर कोई मिस्टेक्स हो गए तो उस मिस्टेक से वो एम्प्लॉय जो लर्न करता है, जो ट्रेनिंग लेता है, उस ट्रेनिंग को बोला जाता है इनफॉर्मल ट्रेनिंग. सो इट इज अ रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. उसकी जो डे बाय डे जो वर्क करने की एक्टिविटी होती है वही उसका इनफॉर्मल ट्रेनिंग होता है. Then next one is centralized training. Centralized training means क्या, उसके नेम में ही है, that is training to the officers of many departments is provided by a central training agency and that training is known as centralized training. That means जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनको एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रेनिंग एजेंसी में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उस ट्रेनिंग को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग. तो उसका एग्जांपल हम बेस्ट बोल सकते हैं दैट इज वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग. दैट मीन्स ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आईएएस ऑफिसर्स को एंड अदर क्लास 1 ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उस ट्रेनिंग को हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग. देन नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है. It is given to introduce an employee to the basic concept of his job as well as new work environment, aims and objectives of his organization and his own place in that organization. That means कोई नया रिक्रूट अगर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हो गया तो उसको पहले उसके जो जॉब का बेसिक कंसेप्ट होगा, उसका जो जॉब का प्रोफाइल होगा, जॉब का नेचर होगा, एज वेल एज उस कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट होगा, उस कंपनी के बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे एंड उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रोल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका ओन प्लेस क्या है, उसके बारे में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम. तो
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कॉलेज अपने अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम को या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग को एक नए रिक्रूट को रिक्रूटमेंट होने के बाद प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के बारे में। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशनल ट्रेनिंग। फाउंडेशनल ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है? इट प्रोवाइड्स बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन as well as fundamentals of the country's economic realities, potential environment and government ideology. That means जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे तो उनको जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट का उसके बारे में जो ट्रेनिंग दिया जाता है, एज वेल एज एक कंट्री का जो सोशल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है एंड गवर्नमेंट के आइडियोलॉजीज, दैट मीन गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसका जो ट्रेनिंग दिया जाता है उस ट्रेनिंग को बोला जाता है फाउंडेशनल ट्रेनिंग। Basically, it is concerned with the generation of skill as well as promotion of specific competence and improvement of particular job centered efficiency. तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बीच में एक स्किल को जनरेट करना है, उसको एक स्पेसिफिक कंपिटेंस को प्रमोट करना है एंड उसका जो पर्टिकुलर जॉब सेंटर्ड एफिशिएंसी होगा उसको इंप्रूव करने के लिए फाउंडेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि फाउंडेशनल कोर्स होता है, लाइकवाइज ये फाउंडेशनल ट्रेनिंग होता है। द नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज स्टाफ कॉलेजेस। दैट मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल रेलवे स्टाफ कॉलेज होता है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लाइकवाइज जितने इंस्टीट्यूट्स होंगे इस इंस्टीट्यूट्स में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को फाउंडेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम ऑन एंट्री ट्रेनिंग। तो ऑन एंट्री ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग विच इज इम्पार्टेड आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड बिफोर असाइनमेंट टू अ जॉब इज कॉल्ड एज ऑन एंट्री ट्रेनिंग। दैट मीन्स सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एंट्री होने के बाद उस टीचर को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है बिफोर गिविंग द लेक्चर्स उसको बोला जाता है ऑन एंट्री ट्रेनिंग। इसका हम बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कोई एसटी ड्राइवर है, वो रिक्रूट होने के बाद उसको बाद में फिर एसटी चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसको बोल सकते हैं हम ऑन एंट्री ट्रेनिंग। फिर जब वो अच्छे से लर्न करता है उसके बाद उसको ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसको बोला जाता है कि ऑन एंट्री ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। तो कौन कौन से फेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन एंट्री ट्रेनिंग के जो सब टाइप्स है उसको हम देखते हैं। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पेजेस। आउट ऑफ इच फर्स्ट वन है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, देन नेक्स्ट वन है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग एंड थर्ड वन है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो देखते हैं हम उसको वन बाय वन कि कौन से टाइप में क्या होता है। तो पहला देखते हैं हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है? दिस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द वर्क एनवायरनमेंट, दैट इज उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारे इसके बारे में जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसको बोला जाता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या किया जाता है? To accelerate the learning process of the individuals about the basics of work, its contents, procedures, rules and regulation. तो इसके बारे में जो ट्रेनिंग होगा उसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो क्या करना है इसमें? लर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है अबाउट द बेसिक्स ऑफ वर्क, देन उस वर्क के कंटेंट्स, उस वर्क की प्रोसीजर होगा, रूल्स होगा एंड रेगुलेशन होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है आपके इंडक्शन ट्रेनिंग में। एंड देन लास्ट वन है दैट इज जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, उसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग होता है आपका रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क एंड द प्लेस ऑफ वर्क। दैट मीन्स आपका वर्क का नेचर क्या है और कौन से प्लेस पे आपको वर्क करना है, ये सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। तो ये हो गए आपके सब टाइप्स ऑफ ऑन एंट्री ट्रेनिंग। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है उसके बाद ये सारे ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इन सर्विस ट्रेनिंग। अब वो सर्विस में आ गया, सर्विस में आने के बाद भी उसको जितना वो पुराना होता जाएगा, एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो उसमें वो सर्विस के अकॉर्डिंग, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको इन सर्विस में ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो
In service training is the training imparted to the employees in their mid career or at a later stage in their service. That means उसके करियर के मिड में, बीच में या उसके लेटर स्टेज इन देयर सर्विस जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है इन सर्विस ट्रेनिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज मिड करियर ट्रेनिंग, क्योंकि उसके करियर के बीच में ट्रेनिंग दिया जाता है इसलिए उसको मिड सर्विस या मिड करियर ट्रेनिंग बोला जाता है. ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पेजेस. तो कौन कौन से 3 पेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है वो देखते हैं हम. दैट इज सब टाइप्स ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स, out of which first one is refresher course, then second one is retraining and third one is management training. तो देखते हैं हम उसको वन बाय वन कि किसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है. तो फर्स्ट है आपका रिफ्रेशर कोर्स. तो उसमें क्या किया जाता है, टू रिफ्रेश द नॉलेज एंड स्किल्स विच वन लर्नड इन देयर अर्ली करियर्स. तो क्या होता है कि जो हम पहले प्री एंट्री में जो हम ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसको रिफ्रेश करने के लिए यह रिफ्रेशर कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है. एज वेल एज टू रिन्यू और शार्पन द स्किल्स. जो हमने पहले ट्रेनिंग लिया गया है, पहले स्किल को हम लर्न कर चुके हैं, उसको रिन्यू करना है, उसको रिफ्रेश करना है, उसको शार्प करने के लिए यह रिफ्रेशर कोर्स को रखा जाता है. देन सेकंड वन इज रीट्रेनिंग. दैट मीन्स इफ एनीवन असाइंड अ न्यू टास्क और expanded duties of such magnitude as to constitute almost a new work assignment. That means एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और उस एम्प्लॉय का एक नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया या उसको नया कोई जॉब प्रोफाइल आ गया तो उसके ड्यूटीज एक्सपांड हो गए. सो उस पर्सन को जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि रीट्रेनिंग. एंड लास्ट वन है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग. सो इट इज इम्पार्टेड फॉर नॉलेज ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट. जो अभी हम देखते हैं एमबीए वाला वगैरह होता है तो उसमें जो न्यू कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट है ये सारा ट्रेनिंग आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग में दिया जाता है. तो इसमें बेसिकली जो ग्रुप ए ग्रुप बी के एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको अकॉर्डिंग उनका जो सर्विस कंप्लीट होता है उसके बाद दैट मीन 6 ईयर्स होंगे, 10 ईयर्स होंगे, तो उसके बाद सपोज उनका प्रमोशन हो गया जनरल मैनेजर के पोस्ट पे तो अकॉर्डिंगली उनको ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है. तो ये हो गया आपके सारे टाइप्स इन सर्विस ट्रेनिंग के. देन नेक्स्ट देखते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर. तो ये मिनिस्ट्री है अपना यूनियन गवर्नमेंट का. सो दिस मिनिस्ट्री कंप्रोमाइजेस 3 सेपरेट डिपार्टमेंट्स. तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं इसमें, तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आपका दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेनिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटीज इस डिपार्टमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाती है. देन सेकंड डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस. एंड थर्ड वन इज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर. सो ये सारे डिपार्टमेंट्स आर फंक्शनिंग अंडर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी. तो इसमें आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है उसको सेक्रेटरी बोला जाता है. तो उनके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट वर्क करते हैं. तो इसमें हम ट्रेनिंग का पार्ट देख रहे हैं इसलिए जो पहला डिपार्टमेंट है दैट इज ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण एंड कार्मिक मंत्रालय बोल सकते हैं हम उसको. तो इस डिपार्टमेंट के बारे में हम देखेंगे. सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो इस डिपार्टमेंट के बारे में हम इसमें लर्न करेंगे. दिस डिपार्टमेंट कंटेन्स 6 विंग्स. तो कौन कौन से डिफरेंट 6 विंग्स या सब डिपार्टमेंट्स है इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उसको हम इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे. तो पहला विंग है उसका पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग. तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, रिसर्च इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. दैट मीन्स पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कोई पॉलिसीज या प्लानिंग को इनेक्ट करना है उसके बारे में यह पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग रिसर्च करती है एंड नए पॉलिसीज को, नए प्लानिंग को डेवलप किया जाता है एंड फिर उसको इनेक्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट विंग है आपका ट्रेनिंग विंग. तो ऑटोमेटिकली जो नए एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है. जो ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज के एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है उनके पॉलिसीज एंड रूल्स को ये ट्रेनिंग विंग फॉर्मुलेट करती है. देन
नेक्स्ट विंग है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज विंग। तो इसमें क्या किया जाता है, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस। दैट मीन्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है तो उसके एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए एंड उनके रिक्रूटमेंट के बाद जो कंडीशंस होंगी पोस्ट रिक्रूटमेंट कंडीशंस को, ये सारे मैटर्स को फॉर्मुलेट करने का रोल होता है ऑल इंडिया सर्विसेज विंग का। द नेक्स्ट विंग है आपकी इस्टेब्लिशमेंट विंग। तो ये विंग क्या करेगी, ऑल इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे या रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे, इसको इस्टेब्लिश करने में इस इस्टेब्लिश विंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द नेक्स्ट वन है आपका विजिलेंस विंग। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या आएगा, विजिलेंस केसेस रिलेटेड टू ग्रुप ए ऑफिसर्स। फॉर एग्जांपल आईएएस होंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड सेंट्रल विजिलेंस सर्विस कमीशन होगा, स्टेट विजिलेंस सर्विस कमीशन होगा। तो ये सारा वर्क परफॉर्म किया जाएगा विजिलेंस विंग के थ्रू। एंड लास्ट विंग है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स विंग। तो ये विंग क्या करेगा, प्रोसेसिंग ऑफ केसेस विद द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मीन जो ऑफिसर्स होंगे तो उसके रिलेटेड ये विंग फंक्शन करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड जो भी कोई फंक्शन होगा वो सारा फंक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स विंग के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड उनके डिफरेंट विंग्स। देन नेक्स्ट देखेंगे हम कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। हम यहाँ ट्रेनिंग का पार्ट लर्न कर रहे हैं, इसलिए उसके रिलेटेड जो भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है उस इंस्टीट्यूट्स का हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपका, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, LBSNAA बोला जाता है उसको इन शॉर्ट में। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है आपका, द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, it is the premier central training institute for training IAS personnel after entry as well as later in their mid career। जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनका सिलेक्शन होने के बाद उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए यह एक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो initially this academy functioned under the Ministry of Home Affairs after the date of its establishment। जब यह एकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया तो उस एकेडमी को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर उसको रखा गया था। बाद में दिस एकेडमी बिगन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंटली यह लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है कि किसके अंडर यह एकेडमी वर्क करती है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इस इंस्टीट्यूशन का और इस एकेडमी का जो हेड होता है दैट इज नोन एज डायरेक्टर, एंड वो डायरेक्टर is an officer of the level of secretary of the government of India। ये डायरेक्टर पोस्ट होता है वो इक्वल होता है आपके सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के जैसा ये इक्वल पोस्ट होता है। देन हम देखते हैं कि इसका लोकेशन या हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो दिस एकेडमी इज लोकेटेड इन मसूरी, दैट इज इन उत्तराखंड, एंड इस एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1959 को। तो ये हो गया आपका जो आईएएस को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उस एकेडमी के बारे में। देन हम नेक्स्ट एकेडमी देखते हैं, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इंस्टीट्यूट ट्रेन्स इंडियन पुलिस सर्विस, दैट इज आईपीएस ऑफिसर्स का जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रोवाइड किया जाता है जो कि हैदराबाद में। बेसिकली इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 सितंबर 1948 जो कि माउंट आबू राजस्थान में था, एंड उसका पहला नेम था सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, दैट इज CPTC, जो कि माउंट आबू राजस्थान में था। उसके बाद क्या किया गया, उसको इन 1967 को इस इंस्टीट्यूट का रीनेम किया गया नेशनल पुलिस एकेडमी, दैट इज NPA, एंड फिर उसमें इन 1974 को उसको फिर से रीनेम किया गया
सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। सो जैसे कि ये 1948 में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के नाम से पहले स्टैब्लिश किया गया था, अब यह इंस्टीट्यूट पहचाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इस नाम से। एंड इन 1975 दिस इंस्टीट्यूट इज शिफ्टेड टू हैदराबाद। जैसे कि ये पहले माउंट आबू राजस्थान में था, वहां से अब यह तेलंगाना के हैदराबाद में शिफ्ट किया गया। देन नेक्स्ट देखते हैं हम अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पहला इंपॉर्टेंट है दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। इसका लोकेशन है देहरादून में। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1938 एज इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। अब उसका नाम हो गया आपका दैट इज इट ऑर्गेनाइजेशन इज रिनेम्ड इन 1987 एज इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। तो इसमें क्या किया जाता है, इट इज अ स्टाफ कॉलेज फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर्स। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज इट इज अ स्टाफ कॉलेज फॉर फॉरेस्ट ऑफिसर्स। देन नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो कि वडोदरा में लोकेटेड है। अब उसका नाम हो गया है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये क्या करता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन रेलवेज ऑफिसर्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो उनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि हैदराबाद में है एंड उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था 1956 को। देन दूसरा है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जो कि आनंद में है, गुजरात में। वो 1979 को एस्टेब्लिश किया गया था एंड उनके फाउंडर थे वर्गीस कुरियन, जो अपने यहाँ पे मिल्क रिवॉल्यूशन हो गया था, श्वेत क्रांति हो गया था, उनके जो पायोनियर थे दैट इज वर्गीस कुरियन, उन्होंने यह इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। तो इनका एम क्या होता है, दीज इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग पायोनियरिंग वर्क इन ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट। इंडिया में जितने भी रूरल डेवलपमेंट के और रूरल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, ये कोर्स ये दो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो इसलिए इनका रोल इंपॉर्टेंट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट। सो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। अब हम देखते हैं कि स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो क्या होगा, पहले जो हमने देखे थे इंस्टीट्यूट ये सारे सेंट्रल लेवल के थे। लाइकवाइज स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग पोस्ट एंट्री एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज आर एस्टैब्लिश्ड। तो हर एक स्टेट में अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो इनके ऊपर जो कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली इट हैज कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फंक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा हो गया आपका सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन के लिए उसको कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल फॉरेंसिक सर्च। थैंक यू।